हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एकेडमी। ये वीडियो मोशन इन अ प्लेन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity 5 मीटर per second and angle theta with the horizontal। ठीक है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल अर्थ से फायर किया गया। अर्थ के लिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और एंगल थीटा है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अनदर प्लेनेट विद a velocity 3 मीटर पर सेकेंड। एक और प्रोजेक्टाइल है लेकिन वो किसी दूसरे प्लेनेट पे, उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, एंगल तो सेम है ना, ट्रेजेक्ट्री भी सेम है, मतलब रेंज हमें सेम लेना है दोनों ही प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज, तो बताना है कि वो जो कोई दूसरा प्लेनेट है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के लिए हमें पता है डेटा। ठीक है, तो अर्थ के केस में जो भी ये प्रोजेक्टाइल है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा है, और रेंज एज्यूम कर लेते हैं आर। और प्लेनेट के केस में अनदर प्लेनेट, स्पीड अलग है। अर्थ के केस में स्पीड u1, प्लेनेट के केस में स्पीड u2। तो कितनी है स्पीड? 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल। मतलब यहाँ भी एंगल थीटा ही है एंड ट्रेजेक्ट्री सेम होने की वजह से रेंज भी सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रेंज हमें सेम लेना है, r1 इक्वल्स r2। रेंज का फॉर्मूला हमें याद ही है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि याद होना ही चाहिए: टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वापस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फर्स्ट रेंज मतलब अर्थ के केस में जो भी रेंज है तो u1 थीटा 1, और रेंज 2 मतलब जो ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल है किसी दूसरे प्लेनेट पे, तो वहां पे वेलोसिटी u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी। अब ये जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट पे है, तो इसको हमने G2 कंसीडर किया और अर्थ के केस में G1 कंसीडर किया। ठीक है, अब क्योंकि लेकिन एंगल तो सेम है, ये दोनों ही थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, तो हम लोग साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा से कैंसिल कर सकते हैं। अभी बचा क्या अपने पास? u1 स्क्वायर, u1 की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन G1 इक्वल्स u2 square. u2 is 3, so its square will be 9. 9 by g2. And so g2 will be 9 times g1 divided by 25. क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 आपको कंसीडर करनी है। तो 9.8 g1 की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय 25। इसे सॉल्व करके ये आता है 3.528। 3.528, तो 3.5 the answer 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बताया है शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड
शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, साथ साथ डायग्राम बनाना होगा। तो ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भी वापस पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बताया, शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स। जो शिप ए है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो शिप ए है वो यहाँ पे है, एंड दिस शिप इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। शिप ए, ये ए है। ठीक है, अभी एक और शिप है, शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। मतलब ये पोजीशन बता रहा है, जो शिप बी है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है साउथ की तरफ ए से। तो अगर ए यहाँ है तो साउथ मतलब हो गया ये इधर इस डायरेक्शन में है ये, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे। 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे ये पोजीशन है शिप बी की। ठीक है, एंड बी इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और ये जो शिप है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में। 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो ना कई बार इसमें जैसे यहाँ पे तो टाइम पूछा कि कितने टाइम बाद ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। कई बार वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछ लेते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम लोग पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर याद कर ले तो एग्जाम में काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। x इक्वल्स वाई वी ए बाई अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज हियर x। y का मतलब क्या है, y का मतलब है कि y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे है b a से। तो वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इधर हमने 100 किलोमीटर डाला। फिर इसके बाद है वी ए, ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय under root VA square plus VB square. Velocity of both A and B is 10 kilometer per hour. So it will be 10 square plus 10 square. अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000/10 root 2। That means 100/√2। 100/√। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर एक बार कैलकुलेट किया तो अभी शॉर्टेस्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वापस एवरेज स्पीड से हमें डिवाइड करना है। सॉरी, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम, तो टाइम के लिए जो भी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
उसको डिवाइड किया अंडर रूट, वापस से वही VA² प्लस VB²। x शॉर्टेज डिस्टेंस 100/√2 है ये, 100/√2 इंटू अंडर रूट 10² प्लस 10², यानी 100/√2 इंटू ये अंडर रूट 10² इसमें से 10 को अगर बाहर लेके आते हैं, अंदर √2 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, √2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 10/2 मीन्स 5 आवर, यूनिट्स किलोमीटर पर आवर है। तो आंसर टाइम इक्वल्स 5 आवर हम कह सकते हैं। तो 5 आवर विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So two particles A and B move with constant velocity v1 and v2 at the initial moment. Their position vector r1 and r2। मतलब दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, ए की स्पीड गिवन है v1 और बी की स्पीड गिवन है v2। और पहले से ए और बी की जो पोजीशन है वो ए की है r1 पोजीशन वेक्टर और बी की है r2 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब पहले से भी कुछ पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है दोनों की, और फिर वो दोनों मूव भी कर रहे हैं कुछ स्पीड से। तो द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कॉलिजन इज, तो कुछ देर बाद मतलब ऐसी क्या कंडीशन बननी चाहिए कि उनका कॉलिजन हो जाए, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कॉलिजन के लिए ये है ना कि जैसे ए इधर आया तो बी ऐसे आया कॉलिजन के लिए, तो ये जो पॉइंट है ये है कॉलिजन का, मतलब फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन चाहे इसकी ये है या इसकी ये है, लेकिन जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तब ना कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस देयर फाइनल पोजीशन वेक्टर शुड बी सेम। फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस देयर फाइनल पोजीशन वेक्टर शुड बी सेम। फाइनल पोजीशन वेक्टर शुड बी सेम। तो यहाँ बात इनिशियल की नहीं फाइनल की हो रही है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो है r1। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूं तो वो r1 है। फिर ए v1 स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज t टाइम बाद कोलिजन होता है, तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव कर चुका होगा, v1 इंटू टी। तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, r1 पहला का पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद v1 इंटू टी। So this is final position vector of A and this should be equals to final position vector of B। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है, r2, और t टाइम में वो कितना मूव करेगा, उसकी स्पीड है v2, और t टाइम में v2 इंटू टी। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल्स v2 t माइनस v1 t, v2t माइनस v1t। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अच्छा, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, जैसे मतलब वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ r1 r2 should be equals to v2 minus v1 मैग्नीट्यूड इंटू t। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है,
R1 minus R2 upon magnitude of V2 minus V1, ये V1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। अभी क्या t की वैल्यू हम लोग इक्वेशन इससे सेकंड से फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन वापस यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स, यहाँ पे भी t को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इंटू टी। ठीक है, तो अभी t की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और टाइम की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। रीअरेंजमेंट करके फाइनली इसको ऐसे लिख लेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल्स V2 माइनस V1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। Yeah, so this is the final condition. This should be the condition for collision to take place. That means second option is the correct answer. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताया हुआ है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्टिल वाटर में जो स्विमर है वो कितने स्पीड से मूव कर सकता है, 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लेट्स सपोज स्विमर यहाँ पे है, ठीक है, और स्विमर की स्पीड गिवन है, हमें इधर लिख लेते हैं, velocity of swimmer is 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। आगे क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। अब ना रिवर की स्पीड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हो गई रिवर की डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर ये कितनी है, velocity of river is 10 meter per second. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river in the shortest path. अब जो ये स्विमर है ये साउथ की तरफ है, ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे है, और ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हो गया कि ये चाहता है कि मैं रिवर को ऐसे क्रॉस करूं, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे क्रॉस करूं। ठीक है, तो लेकिन ये अगर ये ऐसे जाएगा ना तो फिर क्या होगा कि जो रिवर है वो ऑलरेडी रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसको ना इस तरफ मतलब पुश करेगा रिवर, तो ये ऐसे अगर जाना चाहता है तो फिर वो ऐसे जा नहीं पाएगा क्योंकि रिवर उसको पुश करेगा कॉन्स्टेंटली, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ठीक है, इसका मतलब पर्सन को एफर्ट्स लगाने चाहिए वेस्ट की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन रिवर की है ईस्ट साइड, तो पर्सन को एफर्ट्स लगाना चाहिए इस तरफ। अब अगर पर्सन इस तरफ एफर्ट्स लगाता है तो रिवर उसको पुश करते करते, अगर वो इस डायरेक्शन में पर्सन आना चाहता है तो रिवर उसको पुश करके इधर लेके आएगा। तो इसका मतलब जो स्विमर है उसको इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना चाहिए, और ये हो गई स्विमर की स्पीड
स्विमर इस डायरेक्शन में चलेगा और रिवर उसको कॉन्स्टेंटली पुश करता रहेगा, और पुश करने की वजह से वो एक्चुअली में इस पाथ को कवर कर रहा होगा, रिवर के पुश करने की वजह से। ठीक है, सो स्विमर इज एक्चुअली क्रॉसिंग द रिवर इन दिस पाथ। ठीक है, विद दिस पाथ, बट एक्चुअली जो रिवर है वो पुश करता है उसको, तो वो फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ से इसको क्रॉस कर पाएगा। तो अभी ये एंगल हमें से पूछा गया है, ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा। साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर वी आर, हाइपोटेनियस वी एस, वी आर बाई वी एस। सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करने का ये। वी आर हमें गिवन है 10 और वी एस गिवन है 20। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 इज साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब जो स्विमर है उसको 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ ट्राई करना चाहिए स्ट्रोक के लिए, और फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस कर पाएगा। सो 30 डिग्री वेस्ट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। When an object is shot from the bottom of a long, smooth inclined plane kept an angle of 60 डिग्री। हाँ, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि 60 डिग्री पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन बनाया है हमने 60 डिग्री पे। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से बॉटम से शॉट किया गया है विद हॉरिजॉन्टल, इट कैन, हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1। तो यहाँ से हमने इसको शॉट किया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, x1। ये क्वेश्चन में गिवन है x1 डिस्टेंस कब ट्रेवल किया, जब ये एंगल 60 डिग्री है तो। ठीक है, बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, लेकिन जब इस इंक्लिनेशन को हम लोग कम कर देते हैं, यानी कि 30 डिग्री कर देते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट को जब उसी स्पीड से वापस से शॉर्ट करते हैं तो उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस हो जाती है x2, वो x2 डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री यानी कि एंगल कम किया और वापस से इसको शॉर्ट किया, तो ये x2 डिस्टेंस कवर कर सकता है। अभी क्वेश्चन में बताना है x1 और x2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें टाइम का कुछ भी गिवन ऐसा नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है ना। सो वी कैन यूज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, अब क्या है कि फर्स्ट केस में ये x1 डिस्टेंस मूव कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 डिस्टेंस तक जाने के बाद फिर यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। और यहाँ पे भी ये x2 डिस्टेंस मूव कर पा रहा है, इसका मतलब कि इसकी फाइनल स्पीड यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो क्लियर है कि दोनों ही केस में फाइनल स्पीड कितनी हो रही है, 0। लेकिन दोनों ही केस में इनिशियल स्पीड बताया हुआ है सेम है, यहाँ भी इनिशियल स्पीड u है और यहाँ भी इनिशियल स्पीड u है। तो इनिशियल स्पीड u, एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, तो एक्सेलरेशन सबसे पहले यहाँ ग्रेविटी की वजह से है। कितना एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। सो ये बॉडी है, ग्रेविटी एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाता है g, पर बॉडी ऊपर की साइड मूव कर रही है, तो ये नीचे की साइड में है, g साइन थीटा होगा।
और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जी साइन थीटा। अब उसका ऑपोजिट है ना ये, तो अगर ये जी साइन थीटा तो वो ऑपोजिट माइनस जी साइन थीटा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपको कितना लेना है, नेगेटिव ऑफ जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करके और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो v तो जीरो ही है, u तो u ही है, और ये 2 एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी साइन थीटा इंटू एस। ये नेगेटिव माइनस 2g s साइन थीटा है, इसे हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2g साइन थीटा इंटू एस इक्वल्स u। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने, ये u स्क्वायर है, सॉरी, हाँ, तो ये आएगा आपका u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट है, उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जो फैक्टर चेंज है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि दोनों की स्पीड सेम है, तो यू स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यू स्क्वायर इस डिस्टेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों में सेम स्पीड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टू, टू तो टू ही रहेगा, इस केस में भी इस केस में भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू भी दोनों ही केस में 9.8 या 10 जो भी लेते हैं, तो 2g भी कांस्टेंट है। एंगल, एंगल सिर्फ दोनों ही केस में अलग अलग है, तो एंगल ही इस x1 और x2 अलग अलग डिस्टेंस के पीछे का रीजन एंगल ही है। सो वी कैन से दैट दिस डिस्टेंस s is directly proportional to 1 by sin theta, or we can say inversely proportional to sin theta। तो अभी इसको रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे s है तो रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा s1 बाई s2। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर साइन थीटा के होता तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि जो s है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, तो इसे लिखेंगे साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। अगर इधर 1 बाई 2 है तो इनवर्सली में 2 बाई 1, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। हाँ, S1 मतलब डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट केस, जो कि x1 है, तो S1 की जगह हमने x1 पुट किया और S2 की जगह x2 पुट किया। साइन थीटा 2, एंगल इन सेकंड केस इज 30 डिग्री एंड एंगल इन फर्स्ट केस इज 60 डिग्री, साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 और साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और x1 इज टू x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई रूट 3, दैट मीन्स 1 रेशियो रूट 3। So, third option is the correct answer. Next question. क्वेश्चन में बताया हुआ है टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट। मतलब दो बिल्डिंग है, सबसे पहले तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है दो बिल्डिंग। तो ये है बिल्डिंग फर्स्ट और यहाँ सेकेंड बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। अब दोनों ही बिल्डिंग के छत से ना दो बुलेट्स फायर किया जा रहा है और दोनों की स्पीड सेम है 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दोनों की स्पीड सेम है। तो यहाँ से बुलेट फायर किया 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इधर से भी बुलेट फायर किया 25 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ही बिल्डिंग काफी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बनने का मतलब ये जो बुलेट्स है वो आगे तो जाएंगे ही, साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीचे भी आते जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। तो ये इनका रहेगा पाथ इस तरीके से, और फाइनली यहाँ पे कोलिजन हो सकता है इन दोनों का। खैर कोलिजन तो बीच में ही होगा क्योंकि
इसकी स्पीड जितनी है 25, इसकी स्पीड भी उतनी ही है 25, और 100 मीटर की अगर ये डिस्टेंस है और बीच में कोलिजन होता है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 50 रेंज, और यहाँ पे भी ये भी रेंज कितनी है, 50 मीटर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में दो ही फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मैंने बताया था, तीन फॉर्मूले याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल में दो है। पहला फॉर्मूला टाइम के लिए, टाइम मतलब यहां से लेकर के इधर यहां तक आने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम है √2h/g। 2h/g होता है फॉर्मूला। और रेंज के लिए एक फॉर्मूला रेंज के लिए, अगर ये रेंज कैलकुलेट करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो वो कितने स्पीड से हमने फायर किया बॉडी, वो स्पीड इनिशियल मल्टीप्लाई कितना टाइम लगा यहाँ तक फाइनल पोजीशन तक आने में, u इंटू √2h/g। टाइम तो ऑलरेडी पता है 2h/g अंडर रूट, तो 2h/g। ये दोनों फॉर्मूले मेन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा टाइम का, हम लोग टाइम तो कैलकुलेट करेंगे ही, पहले रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब रेंज हमें गिवन है 50, मतलब हमने पता किया रेंज इतना होना चाहिए 50। यू भी हमें पता है, तो एच यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है, ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, रेंज रेंज की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, रेंज है 50। दोनों की ही रेंज 50 है। 50 इक्वल्स इनिशियल स्पीड 25 अंडर रूट 2h/g, यानी कि √2h/g की वैल्यू कितनी आई, √2h/g की वैल्यू 50/25 मीन्स 2, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2h/g की वैल्यू 4। h इक्वल्स 4 इंटू g/2, यानी कि 4 इंटू 10, जी बताया हुआ है हमें 10 यूज करना है, तो 4 इंटू 10/2 यानी कि 20 मीटर। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। हाइट 20 मीटर है, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट है 20 मीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी है, 20 मीटर। लेकिन बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, बिल्डिंग की हाइट है बिल्डिंग की 200 मीटर। तो 200 मीटर यहां से लेकर यहां तक है, और 20 मीटर नीचे ये कोलाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये ग्राउंड से कितने ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, 200 - 20, मतलब ग्राउंड से ये 180 मीटर हाइट पे कोलाइड कर रहे हैं। 180 मीटर की हाइट पे कोलाइड कर रहे हैं एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर। तो अभी तक तो फर्स्ट ऑप्शन में ही 180 मीटर है, लेकिन इसमें टाइम भी कैलकुलेट करना है हमें कि कितनी देर में वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वापस फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइम इक्वल्स √2, हाइट हमने कैलकुलेट किया 20, 2h/g 10 √4, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। यस, वाकई दोनों बॉडी
2 सेकेंड, ये जो दोनों बुलेट्स हैं वो 2 सेकेंड के बाद कोलाइड करेंगे, और कितनी हाइट पे, 180 मीटर की हाइट पे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।